राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 26 अक्टूबर 2023 की सुबह 12 ऑस्ट्रेलियाई दोस्त, 4 लड़कियां 8 लड़के, उम्र 25 से 30 के बीच एक छोटे डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए एक योजना के साथ तैयार थे। उनका इरादा सीधा था, हेलीकॉप्टर से 30 मिनट में सिमसिम रेगिस्तान में पहुंचना, अपने डॉक्यूमेंट्री शूट करना और वापस चले आना। सुबह 5 बजे सभी 12 लोगों ने अपना सामान पैक किया और उम्मीदों से भरे हेलीकॉप्टर में बैठ गए। पहले 30 मिनट में उन्हें कोई भी ऐसा जगह नहीं मिला जो उनके डॉक्यूमेंट्री के लिए एकदम परफेक्ट हो। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने और आगे बढ़ने का फैसला किया। लगभग 45 मिनट और 200 किलोमीटर का सफर तय हो चुका था। सुबह के 5:45 हो रहे थे। हल्की धूप रेगिस्तान की सुनहरी रेत पे फैल रही थी और वातावरण में एक अजीब सी शांति छाई थी। तभी अचानक एक अच्छे लोकेशन उनकी नजर में आई जो शूटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते हैं, कुछ ही सेकंड में एक विशाल धूल भरी आंधी तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। हवा इतनी तेज थी कि हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से हिलने लगा और अगले 2 मिनट तक हेलीकॉप्टर में बैठे लोग और पायलट चारों तरफ सिर्फ धूल और रेत को देख पा रहे थे। उनकी आंखों में रेत घुसने लगी और हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर नीचे उतरने लगा। तभी एक समझदार लड़का तुरंत अपने पानी की बोतलें, बैग, मेडिकल किट्स और अपने साथ लाया गया सारा खाना हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से कुछ सेकंड पहले उन सब ने हिम्मत करके रेत में छलांग लगा दी। रेत पे कूदने के कारण उन सभी को हल्की फुल्की चोट आई और दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में गिर के आग की लपटों में बदल गया और देखते ही देखते जल के राख बन गया। अब इस विशाल सुनसान रेगिस्तान में वो सिर्फ 12 लोग थे, जिनकी 81 दिनों की मौत से लड़ने की कहानी अब यहीं से चालू होती है। हेलीकॉप्टर क्रैश की भयानक गड़गड़ाहट अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। 12 दोस्त हक्के बक्के दर्द में और डर में थे और दिशाहीन रेत के नर्म सीने पे पड़े थे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोल पाया और धीरे धीरे वे एक दूसरे के पास आते गए, ये देखने के लिए कि कौन कितना घायल हुआ है। कम और ज्यादा चोटें लगे थे, हाथों, पैरों और चेहरों पे ज्यादा चोटें थी। और सबसे दुखद बात यह है कि हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था और वे अब रेगिस्तान में अकेले थे, पूरी दुनिया से कटे हुए। मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था, जीपीएस काम नहीं कर रहा था और वे पूरी तरीके से भटक चुके थे। उनके पास जो पानी और खाना था वो मुश्किल से 1 या 2 दिन का था। उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो यही मदद के लिए इंतजार करें जिसकी कोई गारंटी नहीं थी, या फिर खुद की कोशिश से रास्ता खोजें। इंतजार करना मतलब कि निश्चित मौत लग रही थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि यहाँ पे अब वो फंस चुके हैं। इसलिए वे अब तय करते हैं कि वे अब खुद एक कच्चा नक्शा बनाएंगे और सूरज की दिशा की ओर बढ़ेंगे आगे। बीच में सूरज जैसे आग के गोले फेंक रहा था और रेत का तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पैर रखना उस पर असंभव हो जाता है। उनके हल्के कपड़े इस तापमान के लिए पर्याप्त नहीं थे। वे अपने बैग और एक्स्ट्रा कपड़ों का यूज करके अपना सिर ढकते और सीधे सूरज की रोशनी से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। पहले ही दिन उनकी पानी का मात्रा जो है वो कम होने लगा, जिसे सख्ती से नियंत्रित किया गया। हर घूंट महत्वपूर्ण था, हर किसी के लिए निश्चित मात्रा में पानी रखा गया। पानी का कंजम्पशन कम हो उसके लिए सूखे भोजन का जो है वो कम खाया जा रहा था। पहली रात में रेत में गड्ढे खोद के उसमें चले गए ताकि वो ठंडी हवा से बच सके, क्योंकि रात में रेगिस्तान में जो है तापमान तेजी से गिर जाता है। सुबह 5 बजे सूरज उगने से पहले वे अपनी यात्रा चालू कर देते थे, क्योंकि दिन के समय चलना बहुत कठिन हो जाता है रेगिस्तान में। रेत की टीलों की बनावट और सूरज की गति को देख के एक संभावित दिशा निर्धारित करने की कोशिश की गई। उनका लक्ष्य कोई संभावित पानी का स्रोत और बस्ती को ढूंढना था। चारों तरफ सिर्फ रेत और रेत थी, कोई निशान नहीं, कोई पेड़ पौधे नहीं जिससे कि दिशा तय किया जा सके। हर टीला एक जैसा लग रहा था, जिससे रास्ता भटकने का डर उनके मन में बैठ गया। दोपहर के समय उन्हें कुछ सूखी झाड़ियां दिखाई देती हैं। मार्क में एक सर्वाइवल डॉक्यूमेंट्री में देखा था
कि कुछ रेगिस्तानी पेड़ों की जड़ों से पानी इकट्ठा किया जा सकता है। वे कंटिन्यूअस सूखे पेड़ों की जड़ों को खोद के थोड़ा रस निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। शाम के समय जब वे एक बड़े रेत के टीले पर चल रहे थे, तभी जेसिका सांप पे पैर रख देती है। सांप जेसिका के तेजी से पैर में काटता है और भाग जाता है। जेसिका के पैर से खून निकलता देख बाकी लोग डर जाते हैं। रिक, जिसे सर्वाइवल किताबें पढ़ने की आदत थी, वो तुरंत काटे हुए स्थान को साफ करता है और उसकी जांघ पे कस के कपड़ा बांधता है ताकि जहर तेजी से ना फैले। उनके पास एंटी वेनम नहीं था, इसलिए वे लोकल तरीके से जो जहर है उससे सोखने की कोशिश करते हैं। वे उस घायल जेसिका को कंधे पे उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें दूर एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा था। पेड़ बड़ा था, लेकिन उसमें कुछ ही पत्ते थे और सारे पत्ते पेड़ से झड़ चुके थे और पेड़ सूख चुका था। वो इस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं ताकि उन्हें उससे थोड़ी बहुत जो है वो छाया मिल जाए। 4 दिन में ही उनका पानी और खाना खत्म हो गया था। उन्होंने फैसला किया कि वो पेड़ के नीचे दिन बिताएंगे और खाने और पानी का इंतजाम करेंगे और रात में ही अपनी यात्रा को तय करेंगे, क्योंकि दिन में 2 या 4 किलोमीटर से ज्यादा वो नहीं चल पाते थे और वो बार बार रास्ता भटक जाते थे और वो जितना भी चलते उन्हें कोई फायदा ही नहीं मिलता और फालतू का एनर्जी खत्म होता। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो दिन में आराम करेंगे और खाना और पानी ढूंढेंगे और रात में पूरी ताकत से चलेंगे। अगली सुबह दुखद रूप से जेसिका दम तोड़ देती है। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हें आगे बढ़ना था। 5वें दिन के अंत में आकाश थोड़ा बादल भरा दिखाई देता है। उनकी आंखों में उम्मीद की एक चमक आती है, लेकिन कुछ ही देर में वो बादल उनके ऊपर छोड़ के चला जाता है। उनकी उम्मीदें यहाँ टूट जाती है। 6ठे दिन फिर से 2 लोग बीमार पड़ जाते हैं, साथ ही वे रास्ता भी भटक जाते हैं। पानी और खाने के लिए वे फैसला करते हैं कि उन्हें एक अस्थायी आश्रय की आवश्यकता है। वे टीलों के किनारे गुफा या रेत के नीचे अस्थायी आश्रय बनाने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें ठंडी हवा और भविष्य के संभावित तूफान से बचाएगा। रेत और कपड़ों का उपयोग करके वे छोटा आश्रय बनाते हैं। इस गुफा में अपना आश्रय बनाकर 2-2 की टीम बनाकर भोजन और पानी की तलाश में निकल जाते हैं। जिनके पास पानी कैसे प्राप्त किया जाए उसका ज्ञान था, वे पानी की तलाश में गए, और जिनके पास ये ज्ञान था कि रेगिस्तान में कौन से पेड़ है जिनके फल खाए जा सकते हैं, जो जहरीले नहीं हैं, या जो पेड़ों से रस निकलेगा उसे पी के जीवित रहा जा सकता है, वे उन पौधे की तलाश में निकले। रिक और सारा, जिन्होंने सर्वाइवल डॉक्यूमेंट्री में देखा था कि कुछ विशिष्ट चट्टानी संरचनाओं या फिर सूखे नदी तल के नीचे भूमिगत जो है वो जल मिल सकता है, वे उस तरीके के लक्षण ढूंढने लगते हैं और एक पथरीले इलाके में कुछ पुरानी चट्टानी का संरचनाएं पाया जाता है। कई घंटों की खुदाई के बाद उन्हें एक गीली मिट्टी की परत मिलती है। सावधानी से खुदाई करके वो थोड़ा सा पानी इकट्ठा कर लेते हैं। ये पानी उन्हें लगभग 2 दिन तक सरवाइव करवाता है। रेगिस्तान में कैक्टस से लेके विभिन्न जंगल्स, पौधे, ये सब का भोजन का रूप में वो इस्तेमाल कर लिए। रेगिस्तान में छिपे हुए जानवर, सांप और अन्य इत्यादि जानवर जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, उनका शिकार करना ये लोग चालू कर दिए। 76 दिन बीत गए। टीम में से एक और कम हो गया। उनके पास कुल अब 6 लोग बचे थे। रात भर वे कष्ट सहते हुए चलना चालू कर दिए और दिन निकला। 77वें दिन वे थक के रात भर चलने के बाद सुबह में सो गए, लेकिन सुबह उठ के जो देखा वो सब चौंक गए। जहाँ वो सोए थे उससे थोड़ी दूर पे एक रास्ता था। ये रास्ता आगे बढ़ रहा था। इस रास्ते पे गाड़ियों के टायरों के निशान थे। तब वे समझ गए कि वे अब बहुत करीब पहुंच गए हैं। तब वे अपनी पूरी शक्ति से चलना चालू किया। लगातार 2 दिन उस रास्ते पे चलते रहे। वे अब एक गांव में पहुंच गए थे, एक आदिवासी गांव में। जब वो गांव में पहुंचे तो गांव के लोगों ने उन्हें देख के समझ लिया और तुरंत उन्हें पानी और खाना दिया। बचाए जाने के बाद उन सभी को अस्पताल ले गया गया। गंभीर निर्जलीकरण, कुपोषण और उनके जो हाथ पैर टूटे थे उनका इलाज किया गया। उनसे प्रत्येक का वजन बहुत कम हो गया था, लेकिन वे जीवित थे। ये उनके लिए एक नया जीवन था।
बाद में इस घटना पे ऑस्ट्रेलिया में एक किताब लिखी गई जो ऑस्ट्रेलिया के बहुत प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है डेजर्ट एम्ब्रेस। ये किताब बहुत प्रयोग है और ये कहानी आज भी ऑस्ट्रेलिया के हर कोने में जीवित रहने की माननीय इच्छा शक्ति का प्रतीक है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।